ये कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। जब भी विद्युत चुम्बकीय जो होता है वो अनुप्रस्थ में होता है, न कि अनुदैर्ध्य में। ठीक है, आप क्वेश्चन अगला सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका एग्जाम बहुत ही निकट है, कृपया करके आप रटें, कोशिश करें, अब पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का महत्तम यानी प्रकाश सबसे जो ज़्यादा चलता है वो किस में चलता है, तो डियर स्टूडेंट्स वो निर्वात में चलता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ध्वनि जिसका आवाज़ किस में ज़्यादा होगी, तो जब तक कोई ठोस वस्तु न रहेगा टन आवाज़ नहीं आएगी, यानी ठोस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश निर्वात में आपको महत्तम होता है, सबसे ज़्यादा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं को बीजगणितीय योग होता है, क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में जब भी हम लोग विभिन्न प्रकार की धाराओं को जब बीजगणितीय योग करते हैं तो वो शून्य के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि 1 आया प्लस में और 1 आया माइनस में, कैंसिल होकर कितना आएगा, 0। अगर 2 आया प्लस में और 2 आया माइनस में तो कितना हो गया, 0। अतः यह विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का योग क्या होता है, बीजगणितीय योग की शून्य होता है। नेक्स्ट, हीट स्टोन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में जरूर। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है आखिर किस में होता है, तो वो जो होता है उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोधों को मापने के लिए हीट स्टोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हीट स्टोन आपको लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे डियर स्टूडेंट्स की। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, विभवांतर जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। इस क्वेश्चन के आगे मैं एक क्वेश्चन और पूछा जाता हूँ कि अगर वो धारा मापने की बात करें तो धारा एम्पियर से मापी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आई लिखा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्कहॉफ का बिंदु नियम पालन करता है किसका, तो कर्कहॉफ आप लोगों ने चैप्टर 1 में ही पढ़ा होगा कि कर्कहॉफ बिंदु नियम जो पालन करता है वो आवेश की संरक्षकता का सिद्धांत करता है। ध्यान दीजिएगा किस पर, तो आवेश की संरक्षकता का सिद्धांत पर है। ठीक है, 6 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन याद है आप जरूर बताएं। डियर स्टूडेंट्स, मेन क्वेश्चन हेवी क्वेश्चन है। यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र क्या होगा। इनसे सूत्र आपको मिलकर क्या होगा, एल बटा आर एवं आर सी से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सूत्र बन जाता है वो फाइनल आपका, ध्यान दीजिएगा, वो क्या बन जाता है, देख रहे हैं इसके आंसर, आरसी का विभिन्न सूत्र उसको मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखें सब 0 0 होता है, ठीक ना। ओके, M0 L0 T, केवल T आपको रहेगा, 0 में नहीं रहेगा, ठीक ना, याद रखिएगा। M0 L0 T, M0 L0 T। ओके, इसको ध्यान से पढ़ें, M0 L0 T, M0 L0 T, MLT याद रखेंगे, MLT याद रखेंगे, MLT याद रखेंगे, MLT याद रखेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, समरूप वेग से अगर एकदम एक समान वेग से अगर चलेगा तो वो जो आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब भी कोई, अगर मैं बात कर लूँ कि अगर कोई धातु है उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फिक्स है कि उसमें एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम लोग चुम्बकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो विद्युत धारा क्या होना चाहिए, समरूप से चलना चाहिए। आगे, लेंज का नियम पालन करता है, बहुत मस्त क्वेश्चन, ऊर्जा का संरक्षणता का सिद्धांत देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते चली जाइए। प्रेरकत्व, एल में बहने वाली धारा अगर आई के कारण गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा हमेशा 1/2 को याद रखें, 1/2 यानी 1/2 एल आई स्क्वायर एल आई स्क्वायर। ठीक है, एल क्या है आपको, एल क्या है आपको मालूम होना चाहिए, प्रेरकत्व होती है, और आई क्या है, धारा। तो धारा जो होती है ना वो स्क्वायर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, धारा स्क्वायर में याद रखिएगा ताकि डाउट ना हो, ना तो ये मार दीजिएगा आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे मारते हैं, तो इसको मतलब धारा आई स्क्वायर बस याद रख लो, ऑप्शन ही रट जाओ ना केवल, क्या दिक्कत है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या होती है, वो तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, ये तो सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट,
धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर, जब भी हम लोग इधर से ऐसे करते हैं तो उसकी दोलनी गति क्या होती है? अवमंदित होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाओं को आविष्कारक कौन थे? भैया विद्युत चुंबक प्रेरण 10th क्लास के 6 चैप्टर या 7वें चैप्टर में है, 5वें चैप्टर में शायद, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना के लिए है फैराडे किया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरक तो 10वीं क्लास के फिजिक्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, टोटल बस कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है फिजिक्स में, जो भी क्वेश्चन फिजिक्स में दिए गए बस उसके ऑप्शन को एक बार टिक लगा लीजिएगा। मैं यही कहूँगा, ये नहीं कि आपको पढ़ना है, बस जाइए एकदम टनाक दें फिजिक्स की किताब निकाल लीजिए। फेयर है तो अच्छी बात है, फेयर तो होगा नहीं, इधर के टीचर उतना पढ़ा भी नहीं पाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर जितनी भी क्वेश्चन है उसके आंसर दिया रहता है, टन केवल टिक लगा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना की आविष्कार कौन थे? फैराडे थे। ओके, स्वप्रेरकत्व का सही मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है, क्योंकि हेनरी ने ही स्वप्रेरकत्व का खोज उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस तरंग की अनुदैर्घ्य न्यूनतम होती है? भैया ये कौन नहीं जानता, गामा की। ठीक है, क्या होती है? गामा की। निम्नलिखित में से किस तरंग की अनुदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो गामा की। अल्फा कर्ण नहीं, अल्फा कर्ण ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, क्रांति कोण, वाव, क्रांति कोण सघन, 10th क्लास की क्वेश्चन है। क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिनके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो क्रांति कोण और अपवर्तन कोण, अगर हम लोग जब भी क्रांति कोण आए तो 90 डिग्री मारिएगा, क्योंकि सघन माध्यम में वही आपतन कोण होता है जो उसका अपवर्तन कोण होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री के कोण पर। क्रांति कोण 90 डिग्री पर ही कार्य करता है। क्रांति कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, रट जाइए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी एग्जाम क्वालिफाई कराना चाह रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद भी होंगे। नेक्स्ट, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा ना तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ एक काम करें, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना 10th क्लास की 12th क्लास की, वो आप बच्चे और भी जुड़ जाए हमारे साथ। वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब, भैया हो ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला एक वही दर्पण है जो अवतल है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण की मैं बात कर लूँ, उत्तल दर्पण वो हमेशा आभासी बनाता है, ये आप लोगों को 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। वस्तु से बड़ा एवं आभासी, बड़ा बनाएगा तो अवतल दर्पण, ठीक है, आभासी। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, लेकिन उत्तल तो हमेशा आभासी बनाता है, लेकिन अवतल जो दर्पण है वह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का बनाता है। लेकिन बड़ा की बात किया है ना, वस्तु से बड़ा, इसलिए वस्तु से छोटा बनाएगा तो अवतल दर्पण, ठीक है, बड़ा बना रहा है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 AMU बराबर होता है, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 1 AMU बराबर जो होता है 1.6 × 10⁻27 kg होता है, 1.6 × 10⁻27 kg होता है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस में 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 4F के बराबर होती है, 4F के बराबर। किसके होती है? 4F के बराबर होती है। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, और 4F के बराबर। ये बस एक बार रट जाएगा ना तो आपको याद होना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए, बस याद मत करो ना, हम ये बोल रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं ना उसको टिक लगा दे, ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ दिखाई देंगे, बस मारते जाइएगा, केवल ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत निकट आ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली 2 लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ये तो फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर बनाने आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर, यानी डियर स्टूडेंट्स जोड़ लीजिएगा, तो 2.5 डायफ्राम आ जाएगा। कहो तो मैं बनाकर भी दिखा दूँ, कमेंट कर देना। आगे चलते हैं, सरल सूक्ष्म, क्योंकि आज याद करवाना है, ठीक है, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन की क्षमता 1 + d/2, ठीक है, /2 यानी डिवाइड f, ठीक है, 1 + f/d/f, सॉरी। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए डिवाइड कर लो, 1 + d/f। अगला, एक व्यक्ति -2.5 डायऑप्टर क्षमता का चश्मा पहना हुआ है, क्योंकि लेंस की क्षमता डायऑप्टर होती है, तो नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु है। तो 2.5 पर अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना दूरी पर? 2.5 पर, यहाँ से देख लीजिएगा, 40 पर,
ठीक है 20 सेंटीमीटर। माइनस में अगर हो तो नीचे का 40 पकड़ेगा, माइनस में हो अगर ये प्लस में, डायरेक्टर अगर प्लस में तो सेंटीमीटर, माइनस में अगर ये सेंटीमीटर, अगर ये प्लस में तो डायरेक्टर आपको माइनस में देगा। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, तो माइनस में डायरेक्टर है तो इस फिक्स है कि आपको प्लस में होना चाहिए सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी निकट दृष्टि दोष एवं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूर को साफ साफ देख रहा है तो उसको कौन दृष्टि दोष है, आप लोग इससे भी आप लोग क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर को ही साफ साफ दिखता है वो। दूर निकट दृष्टि दोष में निकट नहीं लौकेगा और दूर को नहीं लौकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है किसको, ध्रुवण को, किसका, ध्रुवण को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तन वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है तो इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य होगा कितना, 4500। ओके, 15 तिया 45 बिल्कुल। ठीक है, बस अपवर्तनांक घटा देना चाहिए भाई, याद रखिएगा। 1500 घट जाएगा बिल्कुल, 6000 में से 1545, ऑप्शन 45, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है ना वो घटता है। मैं बता दूँ क्या, बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा भैया। ठीक है, पहले इसको 1000 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 1000 से गुना कर लीजिएगा तब जाकर एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 6000, ठीक है, 1 2 3, इसे माइनस करना है 1.5 था तो 10 कर देता हूँ ऐसे। एक अच्छा 3 जीरो अगर गुना करूँगा मैं 3 जीरो, ठीक है 3 जीरो तो 1 जीरो तो कट जाएगा ना, समझ रहे हो ना। लो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, 1 जीरो कट जाएगा, इसको हटा दो, एन डबल जीरो तो 1500, तो 6000 में से 1500 घटा दोगे ना तो 4500 बच जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं बाद में कराता रहूँगा बाकी अगर कमेंट करोगे तो। ठीक है, बस आज केवल मुझे ऑप्शन दिखाना है कि 40-35 क्वेश्चन आज कर लें, 80 क्वेश्चन करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी चलिए। करें कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है किसकी, जेड माइनस स्क्वायर का। ठीक है ना, जेड के पावर माइनस स्क्वायर। नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या की कोटि डियर स्टूडेंट्स जो होती है वो 10 के पावर माइनस 14 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन। इसी क्वेश्चन से जो जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये दवा है 12th क्लास में, यही सब हमने जो पढ़ा था यही पढ़ा था मॉडल सेट से। इस मॉडल क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लें। चलिए, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते थे वह बल क्या कहलाता है, कूलम्ब बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा में दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है क्या, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है जिसको इस क्वेश्चन से बामर श्रेणी से आया नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विद्युत, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पैराबैंगनी भाग में पाई जाती है, वो लाइमन श्रेणी। कौन सी, लाइमन श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेगा तो अभी बामर आप श्रेणी मारिएगा, अन्यथा जब भी चुंबकीय स्पेक्ट्रम की बात करेगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बैगनी भाग में, यानी रंग की बात यहाँ कर लिया है तो लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी रंग की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करें क्योंकि 40 क्वेश्चन करवाना होता है आपको। 35-40 में से आपको 35 क्वेश्चन में और गेट का चुंबकीय और गेट से डियर स्टूडेंट्स आपको सारी क्वेश्चन हमने करवा दिया है, बस इस वीडियो में नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव करवाना है। ठीक ना, बिल्कुल बताऊंगा नहीं, क्योंकि और गेट से आपने नहीं देखे हो तो वीडियो जा करके देख लेना। ठीक है, मैं थोड़ी सी दिखा दूँ, ऐसे क्वेश्चन हमने अपने आपको बताया होगा, पूरा इसकी वीडियो पढ़ाया भी है, जा करके देख लीजिएगा ज्ञात क्या होता है। देखने ना, ये एंड गेट है जिसको गुना भी कहते हैं और गेट को जोड़ भी कहते हैं। 3 गो गेटे होते हैं, नॉट गेट को बस इसको उल्टा करते हैं, 1 देना है तो आंसर आपको 0 देगा, है ना। चलिए इसी के अब नैंड गेट है तो नैंड छोड़ो ना, नॉट गेट को ही इसको नॉट कहो या ऐसे नॉट को ऐसे 0 भी कर सकते हैं, तो इसमें नॉट गेट नहीं लगा है तो ये कौन चीज़ है, तो ये एंड गेट है, तो एंड में नॉट लगे तो नैंड गेट। चलो इसको पढ़ लेना। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, और गेट का बोलिए व्यंजक होता है और गेट, तो एंड गेट का ना गुना में होता है तो और गेट जोड़ में, बिल्कुल ऑप्शन सही। एंड गेट आइएगा या वो गेट गुना वाला देख लो यहाँ है, बिल्कुल ये बार लगे तो इसका मतलब नॉट गेट हो गया, नॉर हो गया। इसमें देखिए एंड तो नैंड गेट,
और गेट तो नॉर गेट है कि ना, ये तो और गेट है क्योंकि ऑप्शन वही था। नेक्स्ट, नॉर गेट के लिए बीजे व्यंजक। डियर स्टूडेंट्स, और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस, एंड का मतलब होता है गुणा, था और का मतलब प्लस खोजो तो ए प्लस बी, इसमें एन लगे नॉट तो इसमें बार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन से कहीं दिक्कत है तो बताओ। मैंने बताया भी था कि गेट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए लगातार 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगला, जर्मेनियम एवं सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः होता है 0.7 और 1.1। ना कि आप बोल दीजिएगा 1.1 कॉमा 0.7, नहीं 0.7 कॉमा 1.1। ठीक है, 0.7 कॉमा 7 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 711 711 711 हट जाइएगा। टीवी प्रसंस्करण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं? 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। आप लोग गीगा हर्ट्ज नहीं, ठीक ना, हर्ट्ज नहीं मेगा हर्ट्ज पढ़ लीजिएगा, मेगा हर्ट्ज। अगला, प्रकाशीय तंतु। ऐसे भी कितना स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिसको ये सब पढ़ने ही नहीं आता होगा, तो मैं कह रहा हूँ ना छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो एग्जाम क्वालिफाई करो, बस बाद में सीख जाओगे खुद पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएससी में जाओगे तो टीवी प्रसंस्करण के लिए जिस आवृत्ति प्रकाश का उपयोग होता है वह क्या होता है? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। प्रकाशीय तंतु होता है। वाह रे भाई, ये क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि कभी क्वेश्चन कोई एग्जाम में आया नहीं, वो हरदम आता है। प्रकाशीय तंतु क्या होता है? तो संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों होता है। ये दोनों क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन में दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक ही सी में दोनों दे दिया है तो अच्छा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण? वाह, अल्फा तो इसमें आवेश रहता है, बीटा में भी आवेश रहता है, प्रोटॉन में भी आवेश रहता है, धनावेश, लेकिन ये फोटोन जो होता है ना इसमें नहीं होता है अवस्था। चलिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? FM इनवर्स। ठीक ना, आगे दोस्तों क्वेश्चन करते हैं आगे की ओर, जल्दी आप लोग देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है? ठीक है, विद्युत तीव्रता, क्वेश्चन दिखाई देते होंगे। विद्युत तीव्रता की जो बीमा होती है mLT⁻⁻1 होती है। ठीक है, mLT³ पर रट जाइए, विद्युत तीव्रता की बीमा। ठीक है, बीमा से भी क्वेश्चन आपको मिलता है, ऐसा ही मात्रक से भी क्वेश्चन मिलता है। mLT³ माइनस विद्युत धारा के -1 होता है। गॉस के नियमानुसार, गॉस, ठीक है, φE बराबर Q/ε0 क्या होता है? ε0 फाई, इसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। ठीक है, φE, क्योंकि गॉस ने यही बताया था ना कि वो आवेश का क्या होता है, आवेश के एवं ε0 के गुणनफल, व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आवेश हो गया, गुणा कर देंगे ε0 के व्युत्क्रम उल्टा, तो Q/ε0। ठीक है, नेक्स्ट, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? C प्रति मीटर स्क्वायर, C प्रति यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5, ये तो आपका ऐसी है, बना लीजिएगा। ठीक ना, चलिए 40 से 41 तक क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। ठीक है, करें कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट हो, ठीक है, 7 वोल्ट हो, तो 20 मिनट की धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। ऊष्मा तो सूत्र याद है तो ठीक ही है ना, तो डायरेक्टे बस होता है 5×20 विद्युत धारा से भागा करते हैं ना, I/R क्या होता है? V बराबर I/R, I/R, तो विभवांतर निकल जाएगा 7 वोल्ट हो, 5×20 4 4 7 28 2800 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2800 कैलोरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।